हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एक मंथली करंट अफेयर 2023, जिसमें हम जनवरी 23, फरवरी 23 और मार्च 23 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं प्लस उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट है वो हम सारे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो एज़ यूजुअल आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। और ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल होने जा रहा है, जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 1 जनवरी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है, 1 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो DRDO डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड बैलेट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हुआ है वो भोपाल MP में हुआ है। तो ये भी देखना कि प्रवासी भारतीय जो आयोजन हुआ था इस बार का वो भोपाल MP में हुआ था। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाला 10 जनवरी को। अगर नेशनल हिंदी डे की बात करें तो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। बट अगर हम इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो वो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र जी की जयंती पे मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उसके सेलिब्रेट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को भी नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें तो वो 27 सितंबर को होता है। नेशनल की बात करें तो वो 25 जनवरी को होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। तो अब बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, द धानु यात्रा फेस्टिवल द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट। तो जो धानु यात्रा त्यौहार है, सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के फेस्टिवल है, हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का जो रैंक है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 42। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे USA, सेकंड पे UK यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे फ्रांस रहा। और जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है ना, वो करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो 22 में रिलीज़ हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 23 का तो मोस्टली एक या दो ही आए हैं। तो 23 का रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में 22 के ही पूछे जाएंगे जो इनका अपकमिंग एग्जाम है। अगर हम बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की, तो टॉप किया है अफगानिस्तान ने, इंडिया की जो रैंक है 13 रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 टॉप किया है फिनलैंड ने, और जो इंडिया की रैंक रही है 126 रही है। करप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स की बात करें 2021 ना तो 22 का है और 23 का भी नहीं आया है। तो जो लास्ट अपडेटेड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो 21 का ही है। तो अगर इसे हम टॉप कंट्री की बात करें तो वो डेनमार्क ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक 85th है। 16th वेल्थ रिपोर्ट 22 की अगर बात करें तो टॉप किया है USA ने, इंडिया की रैंक थर्ड रही है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 तो टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया, और जो इंडिया की रैंक थी 1112। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की बात करें तो टॉप किया था नॉर्वे ने, और जो इंडिया की रैंक रही थी 150 रही थी। ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2022 तो टॉप किया था बेलारूस ने, और इंडिया की जो रैंक रही थी 107 रही थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 तो टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, और जो इंडिया की रैंक रही थी 40। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 टॉप किया था आइसलैंड ने, और जो इंडिया की रैंक थी 135 थी। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 टॉप किया था USA ने, और जो इंडिया की रैंक थी वो थी थर्ड। 14th एडिशन ऑफ राष्ट्रीयता संस्कृति महोत्सव बिगिंस इन विच सिटी। तो जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण था किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, लखनऊ, न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज बीकानेर, राजस्थान से में स्टार्ट हुआ।
द 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कमन्स इन बीकानेर राजस्थान ऑन 25 फरवरी 2023। इट ऑर्गेनाइज बाई, और जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। वो इनोग्रेटेड विद ए शोभा यात्रा। जो इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई वो शोभा यात्रा से हुई। इन विच आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। और जिन आर्टिस्ट ने सब इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से, मतलब डिफरेंट प्लेसेस से थे, कंट्री से, तो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में ही परफॉर्मेंस दी। कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस कर लेते हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे G20 जो समिट है वो न्यू दिल्ली में होगा। 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो न्यू दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में होगा ये भी। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 तो इंडिया में हुआ था। 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस न्यू दिल्ली। 14th वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र। 8th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल तो ये भोपाल MP। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 तो ये भी गांधीनगर में ही गुजरात में हुआ था। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इम्फाल मणिपुर। एंड 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र। और 28 फेब को नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। टेम्पल इन विच स्टेट इंट्रोड्यूस रोबोटिक एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल ड्यूटीज़। तो किस राज्य के मंदिर में जो धार्मिक कार्यों को करने के लिए एक रोबोटिक हाथी का पेश किया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरला या कर्नाटका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। दिस इज इन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया ए लाइफ लाइक मैकेनिकल एलिफेंट वाज डेडिकेटेड टू द डाइटी इन ए टेम्पल इन केरला। तो एक रोबोटिक एलिफेंट को केरला के टेम्पल में गॉड की जो पूजा होती है, रिचुअल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे एक रोबोटिक एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया जॉइन हैंड्स। तो जो पेटा है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके, तो जो इंडियन पेटा है उन्होंने, जो अवार्ड विनिंग एक्टर है पृथ्वी तिरुवंथु, जो कि नाद्रियातुल सेरेमनी ऑफ इंद्रुजडपल्ली रमा ए रोबोटिक एलिफेंट एट इंद्रुजदपल्ली श्री कृष्णा टेम्पल, जो कि श्री कृष्णा टेम्पल है केरला में। तो वहाँ पे एक एक्टर है वहाँ के इंडस्ट्री के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एलिफेंट स्टेट ऑफ एनिमल, जो एलिफेंट है किन स्टेट का स्टेट एनिमल है? एक तो झारखंड का है, झारखंड, केरला और कर्नाटका, इन 3 स्टेट का जो स्टेट एनिमल है वो एलिफेंट ही है। विच प्लेयर्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में किस खिलाड़ी की मूर्ति स्थापित की जाएगी? विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेटर गॉड भी कहा जाता है। और ये स्टेडियम जो है वानखेड़े मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और जो कि इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम में से एक है। द स्टैचू इज एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड व्हेन शी टर्न्स 50 ऑन अप्रैल 24। जब इनका सचिन तेंदुलकर 50 ईयर्स के हो जाएंगे अप्रैल 24 को, तब ये अनवील्ड किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन ऑन द भारत रत्न अवार्ड इन 2014। और सचिन तेंदुलकर वो एक अकेले स्पोर्ट्स पर्सन थे पहले जिनको भारत रत्न अवार्ड 2014 में मिला। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू का रिवीजन कर लेते हैं, अगर स्टैचू से रिलेटेड न्यूज़ आई है। तो जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट इसकी हाइट है, रामानुजाचार्य का है, और कहाँ पे? हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट इसकी हाइट है, BR अम्बेडकर लथुर, जो कि महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच विजय वल्लभ सुरीवर, जो कि राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट हाइट है, नद्दा प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट है 182 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल नर्मदा रिवर के पास गुजरात में है। विश्वास स्वरूपम जिसकी हाइट 369 फीट है, नथवारा, जो कि राजस्थान में है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैचू है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कीप इन माइंड ऑल्सो।
विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नीलगिरी तार एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25.14 करोड़। तो किस राज्य ने 25 करोड़ रुपए की लागत से नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु में। इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड ए बायलैटरल मीटिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। तो भारत और किस राज्य ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? फ्रांस, इटली, डेनमार्क, रोमानिया। तो इसका करेक्ट आंसर है रोमानिया। यह आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारा डिस्कस करूँगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आप इसको, अगर 20 मिनट में चीज़ पढ़ के ख़त्म हो रही है तो 40 मिनट का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ के जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे इंपॉर्टेंट एमयू साइन किस किस के बीच हुई है तो ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने साइन किया था। एमयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ट्रांसलोकेट मोर देन 100 चीतास टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। साउथ अफ्रीका और इंडिया ने एक एमयू साइन किया कि वो 100 चीता अपकमिंग ईयर्स में अगले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया में भेजेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे। इंडिया और जॉर्डन ने फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर में एमओयू साइन किया है। इंडिया प्लस कनाडा ने जो कि बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे एमओयू साइन किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टू प्रमोट टूरिज्म के लिए एमओयू साइन किया है। नीति आयोग ने और यूनिसेफ ने प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडिया चिल्ड्रन स्टेट, इस पर एमओयू साइन किया है। बीपीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट ने टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एमओयू साइन किया है। यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड ने टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ कल्चर हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एमओयू साइन किया है रॉयल फील्ड और यूनेस्को ने। लिंक्डइन और यूएन वुमेन ने बूस्ट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए एमओयू साइन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमओयूज हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको याद रखें। इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रपोज इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट वोटिंग फॉर हु। चुनाव आयोग ने किसके लिए रिमोट वोटिंग का परिचय दिया है? तो ये दिया है डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके लिए रिमोट वोटिंग का ये इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस। तो किस देश ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? यूएस, रशिया, चाइना या इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रशिया है। एज यू नो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, प्रोबेबली 1 ईयर से ऊपर हो चुका है। तो ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो इनके आसपास की जो 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 लोकेशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो भी ध्यान रखें आप। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे बेलारूस शेयर है लॉन्ग बाउंड्री विद यूक्रेन। जो बेलारूस की बाउंड्री है वो यूक्रेन से काफ़ी बड़ी शेयर होती है। एंड विद नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो जिसे कहते हैं हम, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ड्यू टू वॉर रशिया और यूक्रेन। मेंबर्स पोलैंड, लिथुनिया और लाटविया। यूक्रेन तो भी नेटो का पार्ट नहीं था जब वार हुआ था, लेकिन पोलैंड, लिथुनिया, लाटविया ये नेटो के पार्ट हैं। तो इन चारों कंट्री के साथ बेलारूस बाउंड्री शेयर करता है। रशिया की बात करें तो रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। करेंसी यहाँ पर रूबल चलती है और जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। यूक्रेन की बात करें, कैपिटल यहाँ पे कीव है, करेंसी यहाँ पे हिरविनिया है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। पोलैंड की अगर हम बात करें तो पोलैंड की कैपिटल है वार्सो है, करेंसी यहाँ पर ल्यूटे चलती है और प्रेसिडेंट है अंड्रेज दुडवा। लटविया की बात करें तो जो कैपिटल है लटविया की वो रीगा है, करेंसी यहाँ पर रियो चलती है, यूरो चलती है बिकॉज नेटो का पार्ट है, यूरोपियन कंट्री है। और जो प्रेसिडेंट है वो इग्लिस लिटविस हैं। लिथुनिया की बात करें कैपिटल विग्निस है, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है, प्रेसिडेंट है गिटनास नोसुडा। बेलारूस की बात करें कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल है और जो पीएम है यहाँ पे रोमन ग्रोवंचको है। विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज सैन्यू मित्री 2023। तो भारत ने किस देश के साथ सैन्यू मित्री 2023 युद्धाभ्यास किया? मलेशिया, रशिया, नेपाल या जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। इंडियन एयरफोर्स participating in the exercise Sorinu Mitri 2023 with the Japan Air Self Defense Force. The exercise is being organized from 13 Feb to 2 March है कोमसू जापान, और ये जापान में ऑर्गेनाइज की गई कौन सी एक्सरसाइज? सैन्यू मैत्री 2023। जापान के पीएम फुमितो किशिदा हैं जो कि अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले इंडियन विजिट पर थे, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट आते हैं क्योंकि इंडियन विजिट पर आए थे। करेंसी यहाँ पे येन चलती है। कुछ और एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, अगर एयरफोर्स के जैसे रिवीजन कर लेते हैं।
जैसे वीर गार्जन 2023 फर्स्ट बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स के बीच जनवरी 16 टू 26 एट हेकारू एयर बेस और इरामू एयर बेस इन जापान, ये भी जापान में हुई थी। वीर गार्जन और सैन्यू मैत्री ये दोनों एक्सरसाइज एयरफोर्स की होती हैं जो कि जापान एयरफोर्स के साथ होती हैं। सैन्यू मैत्री रिसेंटली अभी डिस्कस किया हमने, इंडिया और जापान। गरुड़ा सेवंथ ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच, जो कि जो रिसेंट वाली हुई थी वो जोधपुर राजस्थान में हुई थी। पिच ब्लैक 2022 जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, डार्विन पे हुई थी ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो कि इंडिया और ओमान के बीच होती है, जोधपुर राजस्थान में हुई थी ये भी इस बार। रेड फ्लैग जो कि इंडिया और यूएस के बीच होती है, ये भी एयरफोर्स की एक्सरसाइज, ये सारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है बट कंट्रीज डिफरेंट है। इंद्रधनुष इंडिया और यूके के बीच होती है, और डेजर्ट एंगल जो होती है इंडिया और यूए के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो एग्जाम पॉइंट टू से कीप इन माइंड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड जुआरी ब्रिज इन विच स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया। जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने जोरी ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत के किस राज्य में या यूटी में स्थित है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा में स्थित है ये ब्रिज। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। तो एशिया शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर प्रपेगंडा, डी गुकेश, के वेंकटरमना या विश्वनाथ आनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी गुकेश है। ही वॉज अवार्डेड फॉर क्लिंचिंग द गोल्ड मेडल विद द रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 11 इन द 4th चेस ओलंपियाड एट महाबलीपुरम इन 2022। तो इस बार तमिलनाडु में ओलंपियाड हुआ था चेस का, महाबलीपुरम में, और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लिंचिंग टाइटल जीता है। 9 पॉइंट लिए 11 में से, जो कि 44 चेस ओलंपियाड हुआ था महाबलीपुरम तमिलनाडु में, जो कि मार्च में हुआ था। एंड गुनेश बिकम ओनली द 6th इंडियन, जो ये छठे इंडियन बने, ये छठे इंडियन बने जिन्होंने 2700 रेटिंग मार्क को क्रॉस किया है। द यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द कंट्री टू बी रेटेड अबव 2700। पहला तो ये छठे इंडियन है जो जिन्होंने 27 पॉइंट अर्जित किए हैं। दूसरा प्लस ये यंगेस्ट भी हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका डी गुकेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो थे इंडिया के वो थे विश्वनाथन आनंद, तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और 1998 में ग्रैंड मास्टर बने थे। 77 ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आदित्य मित्तर जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं 22 में बने थे। 78 ग्रैंड मास्टर कुत्सो चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, 2023 में बने थे। 79th ग्रैंड मास्टर जो थे इंडिया के वो परनेश एम थे जो कि तमिलनाडु 2023 में बने थे। 80th ग्रैंड मास्टर जो थे विघ्नेश एनआर जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, 2023 में बने थे। 81st ग्रैंड मास्टर सयांतनन दास जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, 2023 में बने इंडियन ग्रैंड मास्टर। और अगर कुलेरी हम्पी की बात करें, वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, एक तो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर्स टाइटल जीता, प्लस 8th ओवर द फीमेल ग्रैंड मास्टर। वर्ल्ड की, विश्व की 8वीं ऐसी महिला हैं जो ग्रैंड मास्टर बनी, और प्लस इंडिया की ये पहली फीमेल है जो कि कुलेरी हम्पी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ग्रैंड मास्टर टाइटल। विच 2 कंट्रीज हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाई WHO। तो WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर किया है? नेपाल, भूटान, फ्रांस, इटली, अजरबैजान, तजाकिस्तान या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजरबैजान और तजाकिस्तान, दोनों ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिए गए हैं WHO के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं WHO से। जैसे WHO की फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो कि एक स्पेसिफाइड एजेंसी है जो कि हेल्थ का, जो यूनाइटेड नेशन की रेस्पॉन्सिबल करती है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के देखती है। फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और जो करंट में जो हेड है इसके वो टेड्रोस एडनोन है। अजरबैजान की बात करें, अगर अजरबैजान की कैपिटल बाकू, करेंसी यहाँ पे मानत है, प्रेसिडेंट जो है इलम एलिवेव है। तजाकिस्तान की बात करें, कैपिटल दुशानबे, करेंसी सोमोमनी है, प्रेसिडेंट है इमोलमाली रहमोन, पीएम है कोखीर रसूलजोदा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कैपिटल करेंसी पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं जो बहुत न्यूज़ में है, जैसे नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन, क्योंकि
फर्स्ट मेंबर रिसेंटली फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया है। तो पहले 30 थे, अब 31 कंट्री ऐड हो गए हैं और 32 भी हो जाएंगे क्योंकि स्वीडन भी ज्वाइन कर लेगा जैसे ही टर्की अप्रूवल दे देगा अपना। क्योंकि इसमें नाटो में ऐसा है, जब सारी कंट्री अप्रूवल दोगी ना, कोई अगर कंट्री ज्वाइन करना चाहती है, अगर वो सारी कंट्री अप्रूवल देंगी तभी कोई कंट्री ज्वाइन कर सकती है। अगर 30 में से एक कंट्री में मना कर दिया कि यार ये कंट्री को नहीं ज्वाइन कराना, तो कोई भी कंट्री ज्वाइन नहीं कर सकती है। तो इसमें सभी की जो कहते हैं हाँ होना बहुत ज़रूरी है, वोट होता है प्रॉपर। अगर सबका यस होता है तभी कोई कंट्री आ सकती है, अदरवाइज एक कंट्री भी मना कर देती है तो ज्वाइन नहीं करता। अभी स्वीडन का और टर्की का थोड़ा डिस्प्यूट है, तो इसी वजह से थोड़ा वो अप्रूवल नहीं दे रहा है। 29 यूरोपियन कंट्रीज़ है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन इन वाशिंगटन DC ऑन अप्रैल 4, 1949। तो जो नाटो एक्साइज ही नाटो ये बनी थी वाशिंगटन DC में, कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 अप्रैल को 1949 को। नाटोज मिलिट्री हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मून्स बेल्जियम। जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है वो मून्स बेल्जियम में है। और जो वैसे इसका जर्नल वाला हेडक्वार्टर नॉर्मल वो है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मिलिट्री वाला मून्स में है और जो जर्नल वाला है वो ब्रुसेल्स में है, वो दोनों है बेल्जियम में। 4 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेक्रेटरी जनरल जो है जेम्स स्टोनबर्ग हैं। पोलैंड की कैपिटल की बात करें वर्सो, करेंसी लोटे चलते हैं। यूक्रेन की बात करें कैपिटल कीव, करेंसी हिरनाइन चलती है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। जो 38 मेंबर बना था नाटो का लास्ट, वो था नॉर्थ मैसेडोनिया। फिनलैंड ने ज्वाइन किया है तो फिनलैंड की कैपिटल हेल्सिंकी है और करेंसी यूरो चलती है। सना मैरिन बिकम द फिनलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2019। तो जहाँ पे जो सना मैरिन है जो कि फिनलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी दिसंबर 2019 में। हालांकि अब ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं रही है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट, इनकी जो पार्टी थी वो हार चुकी है इलेक्शन में दोबारा से। कुछ स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन कर लेते हैं जो कि एग्जाम बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर। जैसे ब्रह्मो समाज का राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पंडुराम ने किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभिनव भारत वीर सावरकर ने। चिपको मूवमेंट किया था सुंदरलाल भनुगुना ने। नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर ने। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले एंड सत्यशोधक समाज ज्योतिबाई फुले। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडर्स के नाम है। ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। SSC तो बहुत ही अच्छे से पूछता है, स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखें। विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज परफॉर्मिंग RTI रेस्पॉन्सिवनेस। तो RTI की जवाबदेही में कौन सा राज्य सूची आयोग के सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आलिया मीर। सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? चेस, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। तो ये हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है दोनों। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो हैं इन्होंने मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। इन्होंने डिफीट किया रेन जोन्जो को और टेन जियांग को एट स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो अभी जो स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, इन्होंने वहाँ पे डबल्स का टाइटल जीता है, तो इस वजह से न्यूज़ में है। बोथ क्लेम द इंडियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन इन 2022। इन दोनों ने इससे पहले फ्रेंच ओपन भी जीता था 2022 में। थाईलैंड ओपन जीता था 2019 में और हैदराबाद ओपन जीता 2018 में। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, दोनों जो हैं जीतते हैं डबल्स टाइटल। स्वातिक और चिराग ऑल्सो विन द 22 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। और जो 22 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ग्लासगो वाले, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट से, दोनों का नाम याद रखें, बैडमिंटन से रिलेटेड है। इंडियन प्लेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे न्यूज़ में रहते हैं जो रिसेंटली से मनिका बत्रा टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। भाविन बेन पटेल ये भी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर। देवेंद्र झंझारिया जेवलिन थ्रोअर। सौरभ चौधरी शूटिंग से रिलेटेड है। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। भावनी देवी फेंसिंग से रिलेटेड है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं और इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ 2020 ईयर का अवार्ड भी मिला है।
मीराबाई चानू को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। संकेत सागर ये भी वेट लिफ्टर हैं। निखत जरीन बॉक्सर हैं और इन्होंने तेलंगाना से बिलोंग करते, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये कहा है ये कोई भी अगर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मेडल जीतते हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज या गोल्ड, तो इनको पर मेडल पे 5 लाख रुपीज़ का गवर्नमेंट से वो मिलेगा, इनाम मिलेगा हर मेडल पे। जो भी मेडल जीतेंगे तेलंगाना से ब्लॉक कर दे, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं, तस्मीन मीर बैडमिंटन से हैं, प्रियंका नोटोटकी चेस से हैं, पूजा जयतन आर्चरी से हैं, ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, पंकज अडवाण स्नूकर हैं, विनेश फोगट वेसलर हैं और रवि कुमार दहिया ये भी वेसलर हैं। विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसीव द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2022 अवार्ड फॉर द निजात कैंपेन। तो किस राज्य पुलिस को निजात अभियान के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2022 पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ पुलिस को यह अवार्ड मिला है। हु हैज़ अचीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसने हासिल किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एलन मस्क ने ये हासिल किए हैं। एलन मस्क जो ट्विटर के सीईओ बने हैं, इन्होंने जो एक्सीडिंग फॉर्मर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को पीछे छोड़ा है। हु हैड रिकॉर्ड द सिंस 2020 से ये रिकॉर्ड बराक ओबामा के पास था सबसे ज़्यादा ट्विटर फॉलोवर होने का, लेकिन अब एलन मस्क ने उनको पीछे छोड़ दिया है। प्रीवियसली ही रैंक थर्ड आफ्टर द बराक ओबामा एंड जस्टिन बीबर इन द टर्म्स ऑफ मोस्ट फॉलोड ट्विटर यूजर। तो फर्स्ट पे एलन मस्क, सेकंड पे बराक ओबामा, थर्ड पे जो ट्विटर फॉलोवर की सूची में उसमें जस्टिन बीबर का नंबर आता है। कुछ रिसेंटली जो सीईओ बने हैं इंपॉर्टेंट, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यूट्यूब के नील मोहन बने हैं, मेटा के मार्क जुकरबर्ग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, ट्विटर के एलन मस्क हैं, एप्पल के टिम कुक हैं, अमेजोन के एंडी जेसी हैं, एडोबे के शांतनु नारायण हैं, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, आईसीसी के ग्योफ एंडरसी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और बीसीआई के हमंग अमीन हैं। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। तो आज हमारा पार्ट 1 था, कल हम पार्ट 2 कवर करेंगे और फिर हम पार्ट 3 कवर करेंगे। 3 से 4 पार्ट में हम ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंप्लीट करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्जाम प्लस अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।